मैं कम इन सर। हाँ, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। विजय सिंह गुर्जर, जी सर। कुछ अपने विषय में बताइए हम लोगों को, विजय जी। सर मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है। मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं राजकीय संस्कृत कॉलेज चिराना से की है। और 2010 से 2012 तक मैंने दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर काम किया है। उसके बाद 1 साल मैंने सेंट्रल एक्साइज में केरल काम किया है, त्रिवेंद्रम। और अभी 2014 से मैं इनकम टैक्स में काम कर रहा हूँ दिल्ली में ही, और अभी ITAT खान मार्केट पोस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी मेहनत की है आपने। एक कांस्टेबल से आपने शुरू की है अपनी ज़िंदगी और आप एक अच्छे पोस्ट पर हैं। सिविल सर्विसेज के लिए किसने प्रेरित किया आपको? सर जब मैं ITAT में पोस्टेड था तो वहाँ देखा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं वो IRS होते हैं, और एक ही IRS होते हैं, उनके पास और कोई असिस्टेंट वगैरह भी नहीं होता है। जैसे मैं पोस्टेड था कमिश्नर सर के साथ, तो मुझे डिपार्टमेंट का कुछ नॉलेज भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जो CA आते हैं उनके साथ में पूरी टीम होती है, तो वो देख के मुझे अच्छा लगा सिविल सर्विस का। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो समाज को क्या देना चाहेंगे आप? सर जितना मैंने सीखा है, जितना मैं सीखूंगा, और जो भी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर होंगी वो मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपने विषय क्या चयन किया था सिविल सर्विसेज में? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य। जी सर। आपने बेसिक डिग्री संस्कृत साहित्य से ली? जी सर, मैंने शास्त्री किया है संस्कृत से। शास्त्री किया जी आपने सर। संस्कृत से। तो संस्कृत का रेलेवेंस क्या होगा आपके सिविल सर्वेंट बनने के बाद? कैसे उपयोग करेंगे आप संस्कृत के ज्ञान को? सर संस्कृत की एक तो अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी है संस्कृत की। किसी भी, जैसे मैंने केरल में काम किया, वहाँ भी लोगों को अच्छा लगता था कि मैंने शास्त्री किया है। तो ये जब जहाँ भी मैं प्रशासन में काम करूँगा, ये मेरे लिए एक सकारात्मक पहलू रहेगा। हाँ, एक सर संस्कृत जो है वो कंसाइज करना सिखाती है हमें चीज़ों को। प्रशासन में जब भी मुझे सीनियर्स को रिपोर्ट करना है या कहीं से कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कंसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से काम आ सकती है। बाकी सर संस्कृत का बहुत सारा जो इतिहास है, संस्कृत में बहुत सारा साहित्य रहा है, वो हर पहलू से रिलेटेड है। चाहे वो अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, हमारे व्यवहारिक जीवन से, दर्शन से रिलेटेड है। तो सर जीवन में वो भी काम आता रहेगा। लेकिन संस्कृत तो प्रायः कहा जाता है कि एक मृत लैंग्वेज है, ये इट्स अ डेड लैंग्वेज। संस्कृत का ज्ञान अगर संस्कृत में आप बोलें, संस्कृत में लिखें, तो शायद आपके देशवासियों को, किसी बहुतों को नहीं समझ में आएगी ये बात। तो आपको नहीं लगता है कि संस्कृत आज के परिवेश में, आज के समाज में संस्कृत अपना रेलेवेंस खो चुका है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मृत भाषा तो नहीं कर सकते सर। संस्कृत का उपयोग दिन दिन कम होता जा रहा है, कई सारे कारण रहे उनके पीछे, लेकिन सर रिलेवेंस तो आज भी है, अभी भी। सर इवन हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई बार पेटेंट लेने में भी संस्कृत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प की है। तो सर रिलेवेंस तो है। और कई सारे सर न्यूज़पेपर छप रहे हैं, बहुत सारा प्रकाशन है वो संस्कृत में हो रहा है अभी भी। कई 17-18 विश्वविद्यालय देश में काम कर रहे हैं। विश्व संस्कृत सम्मेलन होता है, उसमें भारत का काफ़ी अच्छा योगदान है। तो सर मृत भाषा तो नहीं है, लेकिन बोलने वाले और समझने वाले की संख्या ज़रूर कम हो गई है। संस्कृत आप लिख भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं? सर मैं लिख लेता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता। समझ लेते हैं? जी सर। मैं एक लाइन संस्कृत में बोलता हूँ, जरा हमें समझाइए इसका मतलब क्या है। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ अल्प ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि न रंजयति। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये भर्तृहरि के नीति शतक का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जो आदमी कुछ नहीं जानता वो कोरे कागज के समान है। उसको हम आसानी से, कुछ भी अगर हमें सिखाना हो तो आसानी से सिखा सकते हैं। और जो विद्वान है उसको सिखाना और भी आसान होता है, क्योंकि किसी संकेत मात्र से वो किसी भी भाषा का जो मूल तत्व है उसको पकड़ लेता है, किसी भी वाक्य का। लेकिन जो आदमी अपने अल्प ज्ञान का घमंड करके बैठा हुआ है, उसको ब्रह्मा भी उस आदमी को प्रसन्न नहीं कर सकता। अपनी बात समझाने में ब्रह्मा जी भी सक्षम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कालिदास के रचनाओं के बारे में बताएं कुछ हमें। सर कालिदास जी की 7 रचनाएं अभी अवेलेबल हैं। 2 उन्होंने महाकाव्य लिखे थे, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंड काव्य हैं उनके, ऋतु संहार और मेघदूत। और 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा पढ़ने के बाद? सर मैंने मेघदूत पढ़ा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने पार्वती के जी के नख से सिख तक का वर्णन किया है?
हाँ सर, कुमार संभव में किया, तीसरे सर्ग में। तो विद्वान लोग उसको उस हिसाब से पढ़ने के लिए योग्य नहीं मानते हैं बहुत सारे संस्कृत के विद्वान, क्योंकि श्रृंगार रस का उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से इतना ज़्यादा उपयोग किया है कि मतलब जैसा हम हिंदुत्व में उनको शिव पार्वती को देवी देवताओं भगवान के रूप में मानते हैं, तो वो थोड़ा सा सर सभ्य रूप में नहीं मानते कई लोग। ठीक। अच्छा, ये आजकल कंप्यूटर का युग है, इसमें आप संस्कृत का भविष्य क्या देखते हैं? सर, कंप्यूटर से रिलेटेड ही 1986 में एक रिसर्च हुआ था नासा में कि जो संस्कृत है वो कंप्यूटर की जो C++, जावा जैसी लैंग्वेज हैं उनकी जगह काफ़ी सपोर्टेबल हो सकती है। लेकिन सर उस दिशा में उसके बाद और कुछ ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं, और भारत देश जो कि जहाँ पे मूल भाषा है वहाँ पे हम कोई विश्व स्तरीय संस्कृत का शोध केंद्र भी नहीं है। तो अगर भारत इसमें पहल करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ इससे आगे रिसर्च नहीं हुआ है। अच्छा, ये वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत, क्या अंतर है दोनों में? सर, काफ़ी दोनों में अंतर है। जैसे कि वैदिक संस्कृत में जो हम जैसे शब्द रूप चलते हैं राम रामो रामा, इनमें कई की जगह पे दो दो शब्द हैं, जैसे तृतीया विभक्ति एक वचन में या बहुवचन में। लेकिन लौकिक संस्कृत में ये एक जैसा ही है। और संधि के जो रूप संधि वैदिक जो संस्कृत है उसमें संधि अनिवार्य नहीं थी, लेकिन लौकिक भाषा में संधि को अनिवार्य कर दिया गया। लौकिक संस्कृत में पाणिनि जी ने सारा माहेश्वरी सूत्रों के आधार पे पूरी व्याकरण को वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया था। वैदिक समय में ये उपलब्ध नहीं था। कुछ शब्द हैं जिनके दो तीन मीनिंग थे वैदिक समय में, अभी हर शब्द का लौकिक संस्कृत में ज़्यादातर शब्दों का एक ही मीनिंग है। संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है, आपको याद है? सर अभी याद नहीं आ रहा है। जूनागढ़ नाम जानते हैं आप? चलिए, कोई रूपक क्या है? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा है। चंपू? चंपू सर उस काव्य को कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, उस काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। जैसे नल दमयंती एक चंपू काव्य। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, भारतीय दर्शन कितने हैं? सर 9 हैं। 9 है, बताइए। उनको हम 2 भाग में कैसे बांटेंगे? सर आस्तिक और नास्तिक में बांटते हैं। जो वेदों को मानते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको हम नास्तिक कहते हैं। सर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। कौन आपको सबसे अच्छा लगता है, ये बताइए 6 में, जो आस्तिक हैं, जो वेदों को मानते हैं? सर शंकराचार्य का दर्शन है, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। शंकराचार्य का क्या दर्शन है? मुझे बस एक एक सेंटेंस में बताइए। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, ये मैंने 5 आपके सामने रख दिए। जी सर। ठीक, इनके बारे में एक एक सेंटेंस बता दीजिए। सर इनका अर्थ या क्या सर? कुछ भी आप इनके बारे में। द्वैतवाद जैसे सर मैंने पढ़ा है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, तो 2 हैं तो द्वैतवाद हैं। अद्वैतवाद की ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, तो अद्वैतवाद हो गया। अलग अलग क्यों दिखते हैं? सर उनका अलग अलग मानना है कि आत्मा और ब्रह्म हैं वो अलग अलग हैं, और जब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वो एकाकार हो जाते हैं। कुछ का मानना है कि नहीं ये अलग अलग हैं, तो वो द्वैतवाद रह गया। विशिष्ट द्वैतवाद में कहा है कि एक दृष्टि से तो वो अलग हैं, एक दृष्टि से दोनों एक हैं। शुद्ध अद्वैतवाद? सॉरी सर, इसका नहीं पता। और द्वैत अद्वैतवाद? नहीं, इसका भी नहीं पता सर। चलिए, कोई बात नहीं। एक्साइज और कस्टम में आप इंस्पेक्टर थे, उसको छोड़कर आईटी में आ गए, इससे क्या फ़र्क पड़ा आपके कैरियर में? सर एक्साइज में इंस्पेक्टर से सुपरडेंट बनने में 17 से 18 साल का समय लग रहा था जब मैंने वहाँ पे रिजाइन किया था। अभी कैडर स्ट्रक्चरिंग होने वाला है, उसके बाद शायद कुछ सुधार हो जाए। और सर यहाँ इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने में 5 से 6 साल लगते हैं। अच्छा, इसलिए आप इधर आ गए। आपका जनकपुरी कार्यालय से भी कोई रिपोर्टिंग ऑफिस है क्या? खान मार्केट तो अभी आपका वहाँ तो सर ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स अपीलीट ट्रिब्यूनल है सिर्फ खान मार्केट में। तो अच्छा, ट्रिब्यूनल है खाली आप, तो अभी आप ट्रिब्यूनल में ही हैं। अभी हाल में पिछले 2-3 साल में कुछ नए ट्रिब्यूनल क्रिएट किए गए हैं, क्या इसके बारे में ध्यान है आपको? डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, जल्दी जल्दी उनके डिस्पोजल के लिए।
टैक्स कंसेशंस कितने किस्म के होते हैं, और ख़ास तौर पे टैक्स रिबेट में और टैक्स ब्रेक में क्या फ़र्क है? सॉरी सर, ये ध्यान में नहीं है। ओके, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में सुना है? यस सर। क्या महत्व है कर प्रशासन के नज़रिए से इसका? सर, कर प्रशासन के नज़रिए से DTA से टैक्स लिटिगेशन कम हो जाते हैं और टैक्स में एक सुनिश्चितता हो जाती है। हमें पहले से पता लग जाता है कि हमारा इस देश के साथ इतना जो वहाँ की कंपनी है यहाँ भी व्यापार कर रही है, वहाँ भी कर रही है, जो TP इश्यूज़ हैं उनमें हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन कितना होने वाला है, ये हमें श्योरिटी हो जाती है, लिटिगेशन कम हो जाता है। तो सर प्रशासन की प्रभाविकता थोड़ी बढ़ जाती है। टैक्स डिपार्टमेंट अभी अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट यूज़ कर रहा है और यूनाइटेड नेशन के पास जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है, उसमें अभी क्या फ़र्क है और क्या गैप हम लोग भविष्य में कभी यूज़ कर सकते हैं? सर, अभी थोड़े दिन पहले उसकी चर्चा चल रही थी कि 2019 से गैप बैंकिंग सिस्टम है वो अपनाने पर विचार कर रहा है। क्या होगा, उसका स्वरूप क्या है? सॉरी सर, स्वरूप से नहीं। अच्छा, इस बार जो बजट पेश किया गया उस पर ध्यान दिया आपने? हाँ जी सर, देखा मैंने। सरकार को उम्मीद है कि राजकोषीय घाटा शुरुआती दौर अनुमान से ज़्यादा हो जाएगा। शुरू में पिछले फरवरी को जब पेश हुआ था तो 3.2% बजटेड था, अब वो लग रहा है 3.5 हो जाएगा जी। तो ये इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिस्कल स्लिपेज है, मतलब सरकार का राजकोषीय प्रबंधन फिसलन वाले रास्ते पर है। और वित्त सचिव कह रहे हैं कि यह खर्चों में वृद्धि के चलते नहीं होगा, खर्चे नहीं बढ़ने देंगे। तो फिर एक ही तरीका बचता है, अगर खर्चे नहीं बढ़ेंगे फिर भी घाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कर राजस्व अनुमान से कम आने वाला है। क्या क्या कारण अभी नज़र आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं कर राजस्व में? हाँ सर, दोनों में ही प्रॉब्लम है। कर राजस्व में हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम है। सर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की अगर हम पहले बात करें तो कस्टम का रेट हमारा बहुत हाई है और कस्टम क्लियरेंस जो है उसमें करीब 350 घंटे एक कंटेनर पार होने में लगते हैं। तो इस 350? जी सर, 350 आवर्स एक कंटेनर हमारा पोर्ट पे आके और जब देश के अंदर इंटर करता है तो एवरेज जो टाइम है वो 350 घंटे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में से एक है। तो सर, इससे व्यापार बाधित होता है और कलेक्शन कम हो रहा है। दूसरा सर, GST जो है वो भी हमारा अभी प्रैक्टिकल मोड में ही है, GSTN भी हमारा सही तरीके से काम नहीं कर पाया, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और ज़्यादातर जो है वो कंपोजिशन स्कीम में काफ़ी जो टैक्स पेयर्स का परसेंटेज है वो कंपोजिशन स्कीम में काफ़ी आ गया। और सर, डायरेक्ट टैक्स में करें तो टैक्स बेस जो है वो बढ़ा है, लेकिन सर उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। अभी सर बजट का एक डाटा देखें तो जो सैलरीड पर्सन है उन्होंने 1,89,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल किया, उन्होंने 1.44 लाख करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे किया है। लेकिन अगर हम बिजनेस क्लास और बिजनेस प्रोफेशन वालों की बात करें, उन्होंने भी इतने ही लोगों ने रिटर्न फाइल किए हैं, लेकिन सिर्फ 48,000 करोड़ का टैक्स पे किया है। तो सर, नॉर्मल अगर हम समाज में देखें तो एक सैलरीड पर्सन से एक बिजनेस प्रोफेशन वाले का रहन सहन, उसका जीवन स्तर अच्छा होता है। तो ये सर थोड़ा सा इनको देखने की ज़रूरत है, टैक्स बेस और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। तो इंस्पेक्टर के रूप में आपको 2 साल 3-4 साल काम करते हुए हो गए, जब से आप आए हैं तब से मोदी जी भी आए हैं देश में, तो क्या व्यवहारिक तौर पे दिक्कतें आपको नज़र आती है? अपने मित्रों से बातचीत होती होगी, क्यों नहीं भरते हैं ये बिजनेस वाले लोग अपना? सर, जैसे कि अभी आने के बाद बेनामी प्रॉपर्टी की सेल बनाई है, वो इनकम टैक्स को ही सौंपा है काम, लेकिन जहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है झंडेवालान में, वहीं पे एक यूनिट बना के और बेनामी का काम दे दिया गया है। बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, अलग से कोई स्टाफ उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो बेनामी में पोस्टेड स्टाफ है वो अपने इन्वेस्टिगेशन का भी काम देखते हैं, एज वेल एज वो बेनामी वाला भी देख रहे हैं। तो सर, लगभग शून्य काम ही हो रहा है। सुविधाओं की कमी है। जी सर, सुविधाओं की कमी है, इस कारण ये नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा सर, एक डिपार्टमेंट को पूरी स्वायत्ता नहीं है कि जैसे सर्च सर्वे करें या जो लोग टैक्स कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करें, इसमें पूर्णतः स्वायत्ता डिपार्टमेंट को नहीं है। आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए हमें? हाँ सर, एक तो टैक्स जो हमारे स्लैब्स हैं उनमें चेंज किया जाना चाहिए। अभी 2.5 से 5 तक हमारा 5% है, लेकिन उसके बाद 5 होते ही हम 20% की स्लैब में एंटर कर जाते हैं। तो जो आदमी उस 5 वाले में रहता है वो डरता है कि मैं 20 वाले में एंटर नहीं कर जाऊं, तो बीच में एक 10% की स्लैब और डाल दी जानी चाहिए। और 20% वाली को सर हम 8 से 12 कर सकते हैं और 12 से फिर आगे 30% किया जा सकता है।
और इसके अलावा सर डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। एक सर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किए जाने की ज़रूरत है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको हम आधार से लिंक कर सकते हैं, इस तरह से ट्रैक किए जाने की ज़रूरत है। एक सर डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट इनसाइट्स, उसमें लेकिन डाटा एनालिसिस उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ टीडीएस का डाटा डिपार्टमेंट एनालिसिस कर पाया है, उसका काफ़ी फ़ायदा मिला है डिपार्टमेंट को। तो वो सर हर सेक्शन में किया जा सकता है। आम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके अगर हम उनके रिलेशन में बात करें तो भी अगर उसको किया जाए तो डिपार्टमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा रेवेन्यू का। कुछ चर्चा चल रही है कि सरकार ऐसा मन बना रही है कि इनकम टैक्स एबॉलिश कर दे और सिर्फ कंजम्पशन टैक्स रखे। ध्यान दिया है आपने इस पहलू पर? नहीं सर, कंजम्पशन पर सर इनकम टैक्स एबॉलिश करने के लिए मुझे नहीं लग रहा सर। अभी 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन से आ रहा है, तो इतना इसका अल्टरनेट ढूंढने में इतना आसान नहीं होगा। और कंजम्पशन सर पहले इस बारे में अगर पूरा रिसर्च किया जाए, उसके बाद में प्रैक्टिकल तौर पे कुछ जगह लागू करके देखा जा सकता है। अगर वो बेटर है तो उसकी तरफ जाया जा सकता है। ठीक। विजय जी, आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों में रुचि रखते हैं? जी सर। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे विश्व का दौरा करके आए हैं बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर भी भारत का जो दावेदारी है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए, उसके लिए हम अभी कुछ भी कंक्रीट नहीं कर पाए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे ही हमारा फेलियर है? इतना रिगरसली परस्यू करने के बाद भी हम एक काम नहीं करवा पाए। नहीं सर, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है सर, इजीली तो उसमें सुधार होगा नहीं। बहुत सारे देशों को, और सिर्फ भारत के लिए सुधार नहीं होगा। जैसे G4 देश कर रहे हैं कोशिश, तो सबको अगर मिलके करें और वर्ल्ड वाइड वो एक सहमति, दूसरे देशों का समर्थन ले, सहमति बनाएं, तो सर ये पॉसिबल है। लेकिन भारत की छवि में वैश्विक स्तर पर काफ़ी सुधार हुआ है इस दौरान। अच्छा, ये बताइए कि तिब्बत से जब शरणार्थी आते हैं हम उनको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान आते हैं तो हम उनको स्वीकार करने में हमें तकलीफ़ है, ऐसा क्यों? ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं लगता आपको? सर इसके बारे में चलिए छोड़िए, वापस इंडिया में लौटते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस थे जिन्होंने ओपनली रोस्टर सिस्टम के अगेंस्ट आम जनता से बात की। जी सर। सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है ये टेम्पल है लोकतंत्र का, जहाँ पे सब लोगों का अनक्वेश्चन विश्वास है। लगता है कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट के कारण जो आम जनता है उनके विश्वास में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि ऑल इज़ नॉट वेल विद सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सर पिछले समय में यही इंसिडेंट नहीं, कई सारे इंसिडेंट हुए हैं ऐसे जिनके कारण थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज है नागरिकों की नज़र में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। जैसे जस्टिस कर्णन का जो विवाद रहा था, उसके बाद ये रहा। अभी एक और कोर्ट में हुआ था, मुझे सर उसका याद नहीं आ रहा, हाई कोर्ट में भी एक जजेस पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं थोड़े दिन पहले ही। तो सर इस तरह की घटनाएं जुडिशरी में नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको बजाय कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जो मॉर्निंग मीटिंग जजेस की डेली होती है, उसमें उन मुद्दों को उठाया जा सकता था और उनका सॉल्यूशन किया जा सकता था। अच्छा, LPG सब्सिडी का एक स्कीम आया था, आप मुझे बताइए कि LPG सब्सिडी अनाउंस करना, फिर लोगों से रिक्वेस्ट करना कि उसको वेव ऑफ कर दीजिए, आपको लगता नहीं कि ये पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? रियल इंटेंशन कुछ और है और कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर सब्सिडी का लाभ केवल उसके रियल बेनिफिशियरी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन उनको मिलना है, तो उन्हीं को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। सारे लोगों को क्यों दिया जा रहा है यूनिफॉर्मली, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप वेव ऑफ कर दो, छोड़ दो? सर एक तो डाटा जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के पास, वो इस तरह का नहीं है कि हम आय के आधार पे उनको बाहर कर दें या अंदर कर दें। तो सर अपील का काफ़ी अच्छा असर हुआ, काफ़ी लोगों ने गिव इट अप किया। और सर जो उज्ज्वला योजना है, उसके तहत अभी 8 करोड़ का लक्ष्य रखा है। काफ़ी गरीब महिलाओं तक जो उन्होंने छोड़ा है उतने खर्चे में काफ़ी गरीब महिलाओं की रसोई तक गैस चूल्हे पहुँचाए जा रहे हैं। तो सर मुझे लग रहा है काफ़ी सही पहले है, तो मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, आप मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे यूथ क्यों नहीं आ रहा है? जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं वो अच्छी डिग्रियाँ लेके अगर एग्रीकल्चर को वोकेशन के रूप में एक्सेप्ट करें, तो आपको लगता नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इस सेक्टर का? क्यों नहीं आ रहे हैं यूथ, क्यों नहीं जा रहा वहाँ पे? सर एग्रीकल्चर में कई तरह की प्रॉब्लम है। एक तो है कि हमारे प्रोडक्शन जो मिट्टी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम है, और हमारे जो प्रोडक्शन है उनकी गुणवत्ता भी बहुत इतनी अच्छी नहीं है।
दूसरा सर प्रोडक्शन करने के बाद भी किसान को अपना एमएसपी या जो भी उसका खर्चा लगा है वो तक निकालने के लिए बहुत बार संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा सर आपदा राहत से कोई इतना अच्छा मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। तो सर नॉर्मल है कि जहाँ पे फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, यूथ उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर सरकारी हस्तक्षेप से क्या चीज़ों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल सर बनाया जा सकता है। तो क्यों नहीं फिर अब ये शिकायत अभी क्यों हो रही है फिर? सर हस्तक्षेप धीरे धीरे कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उतने स्तर पे नहीं कर रही है जितने स्तर पे करना चाहिए। जैसे कि अभी बीमा के लिए अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लाई गई है, कुछ खामियां उसमें, लेकिन काफ़ी अच्छा पहल है। इसके अलावा सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है जिसके थ्रू सिंचाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर कई स्तर पे कई सारे काम एग्रीकल्चर के लिए करने पड़ेंगे, तब एग्रीकल्चर जो फार्मर्स के डबल इनकम के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है या फिर कृषि क्षेत्र को रिवाइव करने के बारे में सोच रही है, ये तभी पॉसिबल है सर। घोस्ट बेनिफिशियरी कौन होते हैं? जो सर दिखाई नहीं देते लेकिन वो फ़ायदा लेते रहते हैं। विजय जी, आपने अपनी हॉबी में लिखा है कि आपकी हॉबी है लॉन्ग बाइक राइडिंग। जी सर। तो इससे क्या मतलब है लॉन्ग बाइक राइडिंग? हाँ सर, मैं लंबी दूरी की बाइक राइडिंग करता हूँ अपने क्लब के साथ। जो सबसे लंबी दूरी की बाइक राइडिंग आपने की है वो कहाँ से कहाँ तक की है? अभी सर रिसेंटली मैंने जनवरी में यहाँ से जैसलमेर की राइडिंग की है। कितने किलोमीटर हुआ ये? सर पूरा मेरा अराउंड 2700 किलोमीटर का हुआ था। अच्छा जी सर। और ये आपने अकेली राइडिंग की है या किसी सर क्लब के साथ की थी, हम 10 लोगों का समूह था। जी सर। अच्छा, और कुछ आपको रोड सेफ्टी मतलब का भी ध्यान रखते हैं या बाइक राइडिंग के समय? रोड सेफ्टी और जो ट्रैफिक के जितने भी रूल्स हैं उन सब का ध्यान रखते हैं। अच्छा, रोड डिज़ाइनिंग बोलते हैं कि भारत में जो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इसमें एक रोड डिज़ाइनिंग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जी सर। तो इससे क्या समझते हैं आप? सर एक तो रोड डिज़ाइनिंग में जहाँ पे कहाँ पे हमारे यहाँ फ्लाईओवर है, अंडरपास होना है, ये सब प्रॉपर नहीं है। दूसरा घुमाव में हमारे यहाँ कितना रोड का जो कोण है वो कितना होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा सर कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे यहाँ मतलब सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख के नहीं चलाया जाता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कई बार तो इवन कोई खड़ा भी नहीं होता है और वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। तो इसके अलावा सर निर्माण सामग्री जो है वो भी इतनी बेहतर नहीं है हमारे यहाँ सड़क निर्माण में। क्या कारण है कि राजस्थान में रोड्स बहुत अच्छे हैं? सर इसका क्या कारण है कारण आपको समझ में आता है? हाँ सर, एक तो बारिश कम होती है, जो डामर सड़कें हैं वो बारिश में टूट जाती हैं, तो बारिश कम होने के कारण वो लंबे समय तक चलती हैं। दूसरा सर वहाँ प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके तहत काफ़ी अच्छी सड़कें बनी। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे काफ़ी स्टेट हाईवेज बनाए हैं और एक सर बॉर्डर एरिया है तो उसके कारण BROs की जो रोड हैं आगे वो भी काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, आपकी एक हॉबी है बैडमिंटन, खेलते हैं आप बैडमिंटन? हाँ सर, अभी तो यहाँ नहीं खेला, बहुत दिन हो गए। फॉलो करते हैं बैडमिंटन? हाँ सर थोड़ा। तो क्या कारण है कि हाल के वर्षों में भारत के बैडमिंटन प्लेयर वर्ल्ड स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? कुछ नाम बता सकते हैं? सर PV सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं, किदाम्बी श्रीकांत हैं। और मेल प्लेयर्स में नाम बताइए और एक दो लोगों के। सर किदाम्बी श्रीकांत का ही नाम याद आ रहा है अभी तो। अच्छा, ई-वे बिल क्या है? हाँ सर, ये GST में जब 50,000 रुपये से ज़्यादा के सामान या सेवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो किलोमीटर की भी मतलब सीमा है? जैसे आपने 50,000 बताया। जी सर। कुछ किलोमीटर की भी सीमा है जिसपे ई-वे बिल लागू होता है? मुझे याद नहीं है सर। आपको याद नहीं है? ये क्या लागू हो गया या ट्रायल स्टेज पे है? हाँ सर, लागू हुआ था लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आई तो अभी वो ट्रायल स्टेज पे है। GSTN भी सही काम नहीं किया था। अच्छा, भारत में बोलते हैं कि एक जॉबलेस ग्रोथ है, तो ये क्या है? ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उस ग्रोथ के अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। और इसके क्या कारण है? हाँ सर, जैसे कि रोजगार गहन जो क्षेत्र हैं उन पे हमने सही ध्यान नहीं दिया, जैसे कि टेक्सटाइल क्षेत्र है, लेदर का सेक्टर है, IT सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, फाइनेंस सर्विसेज का सेक्टर है, ये ऐसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, इनमें काफ़ी अच्छा रोज़गार हो सकता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ का रहा, कुछ स्किल्स का रहा, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा रोज़गार हम उत्पन्न नहीं कर पाए। और भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी सर। तो ये किस चीज़ के लिए है? ये सर कौशल विकास करने के लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो क्या ये सफल हो रही है योजना या कुछ चैलेंजेस हैं?
सर बहुत सारे चैलेंजेज हैं। अभी कई स्टेट्स में तो इवन योजना को रोकना पड़ा था, जैसे हरियाणा राजस्थान में जो एसएससीज हैं, जो सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल्स हैं, और उनके नीचे लेवल पे उन्होंने जो एजेंसीज बनाई थी, उन सब ने जैसे कि गोस्ट बेनिफिशियरीज अभी बोला था, उस तरह के बेनिफिशियरी तैयार करके उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से 8,000 रुपये का अनुदान एक प्रति जो स्किल ट्रेनिंग ले रहा है अभ्यर्थी दिया जा रहा था, वो इस तरह से लिया गया। प्रॉपर असेसमेंट का मैकेनिज्म नहीं है, ना ही तो एजेंसीज के लिए है जो इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और ना ही कैंडिडेट्स का है। अगर आप किसी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे तैनात हैं जी सर। और वहाँ कोई आपको सूचना मिलती है कि एक राइट सिचुएशन डेवलप होने वाली है, क्योंकि दो संप्रदाय हैं और उनके रिलीजियस फेस्टिवल एक ही दिन में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? और कल ही होने वाला है ये फंक्शन। सर सबसे पहले तो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस मैं बढ़ा दूंगा, और भी रिजर्व में भी पुलिस पहले से तैयार कर लूँगा। फिर सर दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर ऐसा लगेगा तो दोनों कम्युनिटीज़ के जो मुख्य व्यक्ति हैं, जैसे कि उनमें धार्मिक उनसे जुड़े हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके नेता हो सकते हैं, उनसे मैं वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जहाँ पे भी मेरे जिस भी सब डिवीज़न में होगा, मैं स्थानीय प्रशासन से बोलूँगा कि उनसे बात करने की कोशिश करें। फिर जैसा भी रुझान होगा मैं खुद चला जाऊँगा या ADM को भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू। राजस्थान के 2 या 3 फोक डांसेस का नाम बताइए। सर चंग नृत्य है जो हमारे यहाँ शेखावाटी में भी होता है। इसके अलावा गिंदड़ नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है। घूमर का नाम सुना है? जी सर। कौन सा नृत्य होता है ये घूमर? सर ये भी राजस्थानी ही नृत्य है। पद्मावत सिनेमा देखा है आपने? जी सर, मूवी देखी। इसमें घूमर नृत्य पे कोई डांस हुआ है? जी सर। किसने किया है? दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण ने। एक गाना भी गाया गया है इसमें घूमर पे, किसने गाया है? सर गायक का नाम ध्यान में नहीं है। थैंक यू।